चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो होमवर्क हो गया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स का अमाउंट क्या आया है? 185,600। और बाकी लोगों का कुछ, उमेर का कुछ और आया है शायद, है जी? नहीं, हम सबसे पहला सवाल ये पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, मैं सबसे पहले ये ढूंढने वाला हूं कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। ये फिगर बताओ कितनी है? 185,600। ओके, 185,600 तो ठीक हो गया। और जी अब बाकी दूसरी फिगर्स क्या क्या है? अब दूसरी फिगर क्या होती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वो कितनी आई हैं? 3,36,000। ठीक आ गई जी साहब। और फिर उसके बाद क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आता है एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। उसमें ऐड वाली फिगर्स का टोटल कितना आया है आप लोगों का? 69,600। ठीक आ गया जी। और लेस का कितना है? 40,800। 40,800। और फिर लास्ट में है टैक्सेस पेड। टैक्सेस पेड वाला अमाउंट आ गया। और फिर जो फाइनल अमाउंट आता है वो कितना आता है? 3,07,000। बेटा बहुत संभाल के बैठिएगा प्लीज, बी वेरी केयरफुल ऑन वायर। 3,07,200। ठीक है जी। इस वाली चीज को मैं कल को बाद में अब डिस्कस करूंगा, यहां मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी। मुझे अभी फिलहाल आप एक बात बताएं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स? हाथ उठाइएगा, जवाब फिर दीजिएगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स? सवाल ध्यान से सुनिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इशू ऑफ बोनस शेयर्स का इंपैक्ट क्या होगा? सोचिएगा, जवाब देने से पहले हाथ उठाइएगा। हाँ जी भाई, मुझे हाथ नजर क्यों नहीं आ रहे? Which kind of activity it is? फाइनेंसिंग। ओके, मैंने बताया था आप लोगों को बोनस शेयर का पूरा चिट्ठा क्या होता है, कैसे होता है, याद है? कुछ भूल गए? हाँ जी, कैसे भोले बच्चे हैं मेरे सर, हमें कुछ याद नहीं रहता, हमें बीमारी है भूलने की। अरे भैया, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा जो है, आईसीएसई वाले बच्चों क्या बात, डीआरआर बनाकर, डीआरआर जो है जनरल रिजर्व में ही पड़ा रहेगा या कहीं कुछ पहुंचेगा भी? ये किसका पैसा है जनरल रिजर्व वाला? शेयर होल्डर्स फंड्स। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐसा ब्लॉक्ड है हमारे पास कि हम उसको कैश में तो पे कर नहीं पा रहे, तो हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? बोनस शेयर्स। हमारे पास से कुछ कैश नहीं जा रहा है उन लोगों को, कंपनी के पास से कुछ कैश नहीं जा रहा है शेयर होल्डर्स को, बट जो रिजर्व्स उनके थे उन रिजर्व्स को हम शेयर होल्डर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, एंड दैट्स द रीजन वी आर गिविंग देम बोनस शेयर्स। तो सवाल ये होता है, इज देयर एनी मूवमेंट ऑफ कैश? इज देयर एनी मूवमेंट ऑफ कैश? तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? बात खत्म हो गई। इतनी सी बात बताने के लिए इतना पेन? बोनस शेयर्स के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल्ड डिस्कशन किया है। आप लोग क्यों रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही बात। बहरहाल दूसरा पॉइंट सुनिएगा। आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये कुछ बैंक लोन है, साल की शुरुआत से पहले कुछ ये था,
और साल की आखिर में अब कुछ फिगर्स ये हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, आपको पता लगाना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप लोग पता है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये बात पता है आप लोगों को। जो चीजें हमारे पास से कैश जा रहा है, मतलब वो नेगेटिव फिगर्स हैं, वो बुरखा उड़ती हैं, वो ब्रैकेट्स में रहती हैं, और जो चीजें पॉजिटिव हैं वो विदाउट ब्रैकेट्स लिखी जाती हैं। जो चीजें हम नेगेटिव फिगर्स के साथ लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है वो माइनस होंगे, इसलिए हम उनको याद रखने के लिए ब्रैकेट्स डाल रहे हैं। तो आप लोगों को ये सब पढ़कर अभी अपनी नोटबुक्स में कैलकुलेट करके मुझे ये बताना है व्हाट इज द फाइनल फिगर फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गो अहेड। $180,000। किन किन बच्चों का आंसर 2 लाख उनको लग रहा है? 2 लाख। 3 बच्चे 4 बच्चे तो खाली यहीं पर ही बैठा दिख रहे हैं मुझको। चलिए मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं आप लोगों से। लोन जो है 1 लाख पहले था, अब कुछ नहीं है, मतलब और लोन ले लिया हमने, है ना? नहीं, अच्छा पे कर दिया तो मतलब विदाउट ब्रैकेट्स लिखना है उसको, विद ब्रैकेट्स लिखना है, ठीक है, लिख लिया विद ब्रैकेट्स हमने। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ब्रैकेट्स में करके 3 लाख लिख देते हैं। नहीं, विदाउट ब्रैकेट्स लिखना है। क्यों लिखना है विदाउट ब्रैकेट्स? क्योंकि कैश इनफ्लो हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। 10% बैंक लोन वॉज पेड ऑन 1 अप्रैल 2022। ये वाली बात हमने पकड़ ली है पहले ही। Dividend received during the year was rupees 20,000. Dividend proposed for the year ended 21-22 was 50,000, but only 20,000 was approved by the shareholders. तो 50,000 हमने पे करा होगा या 20,000 हमने पे करा होगा? 20,000 हमने पे करा होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। 10% बैंक लोन क्योंकि हमने साल की शुरुआत में ही पे कर दिया था, इसलिए उसका कोई भी रिलेटेड इंटरेस्ट हम पर नहीं आया होगा। ठीक हो गई बात। सारी बातें करने के बाद सर आपने एक पॉइंट छोड़ दिया है अभी, मैं अभी उस पर थोड़ा सा शांत हूं। तो अभी कितना आ रहा है? 1 लाख नेगेटिव, 3 लाख पॉजिटिव, और ये आ रहा है 20,000 इन ब्रैकेट्स, ठीक है ना? ये कितना होता है? 2,20,000, 180,000। और डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये 20,000 हमारे पास आया होगा, तो इसका मतलब वो फाइनेंसिंग की इनकम है। दैट्स द पॉइंट। हमारे पास डिविडेंड आया है 20,000 रुपीज का, वो हमारी फाइनेंसिंग की इनकम है। यही बात आप लोग कहना चाह रहे हैं ना 2 लाख वाले? जितने जितने लोगों का 2 लाख आंसर आया, प्लीज यार बी कॉन्फिडेंट यार इन योर आंसर्स यार। आप लोगों का 2 लाख आया था, आप लोगों ने क्या सोचा कि ये डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब बैलेंस शीट का जो ये वाला साइड होता है कैपिटल वाला, ये उसके लिए 20,000 रुपए का डिविडेंड हमें मिला है, राइट? यही बात सोची ना आपने। तो कैपिटल के लिए आपको डिविडेंड मिलता है या आप कैपिटल के लिए डिविडेंड देते हो? डिविडेंड मिलता कब है यार? जो आपने इस साइड में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट शो करके रखे हुए थे, उसके रिलेशन में आपको डिविडेंड मिलता है। हाउ कैन दैट बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी यार? यह आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। कितना स्ट्रेट ब्लंडर मारा आप लोगों ने, और सब लोग कॉन्फिडेंटली आकर ये सोचेंगे कि हमने तो ठीक किया, हमारा तो सब कुछ ठीक आया है। और जब बाद में मार्क्स जाते हैं तो बच्चे कहते हैं गलत चेकिंग करके हमें फेल कर दिया गया, या पास नहीं होने दिया गया, या मार्क्स फुल नहीं आने दिए गए। आप लोग खुद सोचिए कितनी स्पेसिफिक नॉलेज आपसे पूछी जा रही है, और आप लोग उसमें पता होने के बावजूद, इतना रिलेटेड पता होने के बावजूद आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं।
इज दैट क्लियर? तो आंसर सही क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का? 1,80,000। इसका आंसर डी है सही। ठीक है जी, उमेर का सिर्फ और सिर्फ ठीक था आंसर। ओके, आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है, और वो जितने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के थोड़े से अपर लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये उसमें पूछा जाता है। एक बेसिक फॉर्म ऑफ कैश फ्लो हम अब तक पढ़ चुके हैं, लेकिन जो कैश फ्लो के नॉर्मल क्वेश्चन को बढ़ा देगा, अपर लेवल कर देगा उसको, वो बातें, वो टॉपिक आज हम लोग को डिस्कस करना है। लेकिन उसके लिए मुझे आपको फुल फ्लैश रिवाइंड करना पड़ेगा, क्लास 11th में लेके जाना पड़ेगा, और कुछ टर्मिनोलॉजीज का रिवीजन कराना है। आई एम यूजिंग द वर्ड रिवीजन, नॉट द टीचिंग। मैं क्योंकि सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को। विल ट्राई माई बेस्ट। जो लोग क्लास 11th नहीं पढ़ चुके हैं, जो लोग क्लास 11th में इन बातों को नहीं जानते हैं, प्लीज आप लोगों को ये बातें समझनी ही पड़ेंगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, वरना कैश फ्लो खा जाएंगे आपके टॉपिक्स। इस टॉपिक की वजह से आपका कैश फ्लो के मार्क्स मर जाएंगे आपके। सबसे पहला सवाल, जो बच्चों को मैं मार्क कर रहा हूं उनको जवाब नहीं देना है, ठीक है? आप बैठे हुए कहीं पर भी हैं, मैं उन आप लोगों से जवाब नहीं मांग रहा हूं। स्पेसिफिकली आप बैंड हैं आंसर देने के लिए। इसमें नबीहा है, युसरा है, अलाफिया है, फालिहा है, अजमी है, उमैर है। आप लोगों के अलावा उधर क्या नाम है, अनुषा भी है। आप लोग बैंड हैं, आप लोग जवाब नहीं दे सकते अभी। एक ग्रुप मैंने आप लोगों का बना दिया, जब मैं कहूंगा कि हाँ ये बैंड ग्रुप आंसर दे सकता है, तब आप लोग बोल दें। आप लोगों में जो पहले बोलेगा वो ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग? कॉमन सी चीज है यार। खुशबू बोलेंगी बेटा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू ओवर यूज, ड्यू टू यूज ऑफ एन एसेट। ओके, और कुछ ऐड करेंगी? एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉर्मल वेयर एंड टियर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट रिड्यूसेस द वैल्यू। ठीक हो गई बात। हमने इसका एग्जाम्पल मैंने कई मरतबा अपने लैपटॉप का लिया था क्लास 11th में। मैंने इतने का लिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगले साल मैं इसको इतने का नहीं बेच पाऊंगा, वो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई, ऑब्सोलीट हो गई टेक्नोलॉजीज। यूज इसका वैसा क्या वैसे ही है, लेकिन इसकी वैल्यू में जो गिरावट आई है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड एवरी ईयर, एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ अ डेप्रिसिएशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म accumulated depreciation method? बैंड ग्रुप अभी भी बैंड है। अभी आप दोनों को भी आंसर नहीं देना है, आप लोग भी बैंड ग्रुप में आ गए हैं। मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, अभी जवाब देना ही होगा, बिना जवाब दिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। अजमी जवाब दे सकती हैं? वजीहा, इकरा, अनुषा बताएंगी हमें। इज इट करेक्ट दूसरा वाले है? इज इट करेक्ट? नहीं, सही पता है? नहीं पता। वजीहा को पता है? What are the methods of depreciation? Straight line, written down value method. I'm not discussing that. जब एक ही अमाउंट से हर साल एक ही अमाउंट से वो एसेट डिक्रीज होता रहता है, उसको मैं बोलता हूं स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब सेम परसेंटेज से जो वैल्यू थी उस परसेंटेज पर लगाया, 1 लाख का एसेट
उस पर 10% लगाया, 10% हटा दिया, यानी कि 10,000 हटा दिया, कितनी वैल्यू बची? 90,000। अब इस 90,000 पर फिर 10% लगाया, लेकिन अब अमाउंट क्या आ गया डेप्रिसिएशन का? 9,000, बट परसेंटेज सेम है। हमने उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाया जो वैल्यू गिर गई थी, रिटन डाउन थी, इसलिए इसका मेथड का नाम होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और एसएलएम का मेथड क्या है कि फिक्स्ड अमाउंट हर साल 10,000 रुपए स्ट्रेट 10,000 रुपए से गिराते चले जाओ, गिराते चले जाओ, गिराते चले जाओ। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दीज टू मेथड्स। एक मिनट बस, और कोई प्लीज अलाफिया बोल सकती हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड ये क्या होता है? मैं अपने सवाल में क्लियर हूं या नहीं? मुनीरा बेटा, आपको मेरा सवाल समझ में आया है? ये नाम सुना सुना सा लगता है, पहले पढ़ा हुआ है कहीं कहीं तो देखा होगा। जाफरीन बेटा, अलीजा को पता है? उमैर बताएंगे? बताइए। मुझे लगा नहीं कि आपको आंसर पता है, थोड़ा सा और ट्राई करना चाहेंगे आप? तीसरा ट्राई करेंगे? नहीं नहीं रे यार, क्या कह रही हैं? वॉट इज दैट? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, उसका क्या एडजस्टमेंट है, उसकी क्या बातें हैं, मैं कुछ नहीं पूछता इस बारे में। आई एम शॉक्ड यार, सीरियसली मैम, मुझे पता है कि आपको पता है। नबिया बताइए। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, और व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्यूमुलेशन? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, है ना? एक्यूमुलेट वर्ड समझ में आ रहा है ना आपको? तो कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना है। अरे भाई, डेप्रिसिएशन अगर 1,00,000 का एसेट था, भले ही से तुमने उसको डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिशिएट किया था या एसएलएम से डेप्रिशिएट किया था, आई डोंट केयर ऑन दैट। जिस मेथड से भी आपने उसको डेप्रिशिएट किया था, अब उस पर अगर 1,00,000 रुपए के एसेट पर आपको 2 साल हो चुके हैं, तो पहले साल सपोज दैट हम डब्ल्यूडीवी मेथड ही फॉलो करते थे, तो पहले साल उस पर लगा था 10,000, दूसरे साल लगा था 9,000। आज तक आपने इस एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया है, वो इकट्ठा हुआ कितना है, दैट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अगर 5 साल हो चुके हैं, तो 5 सालों का डेप्रिसिएशन मुझे एक जगह इकट्ठा हुआ चाहिए। सर, इसका मतलब यह होता है कि डेप्रिसिएशन आप कहीं और इकट्ठा कर रहे हैं, उस एसेट को आप डिमिनिश नहीं कर रहे। दैट्स द रीजन इफ वी आर फॉलोइंग द एसेट accumulated depreciation method, our assets are showing their original cost, their book values are the original historical cost. सर, ऐसा ही तो होता है शायद, या कुछ और होता है? What's so specific in this? क्यों हम इतना एम्फसाइज कर रहे हैं इस बात पर? अरे भैया, एक बात बताओ, अगर तुमने आज एक एसेट खरीदा 1,00,000 रुपए का, तो डेप्रिसिएशन को उस एसेट में जाकर लिखते हो और उसकी नेट वैल्यू दिखाते हो, या उस डेप्रिसिएशन को कहीं और खजाने में लेके जाते हो? क्या करते हो बताओ? नेट वैल्यू दिखाते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो उस एसेट के ऊपर। आज अगर
आपसे कोई पूछेगा कि साहब इस वैल्यू, इस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, यू विल नॉट बी एबल टू नो इट, यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट बिकॉज यू आर नॉट नोइंग इट। आपको सिर्फ नेट फिगर पता चल रही है। बट हां, अगर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करा है, एसेट्स आर ऑलवेज शोइंग देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, और जितना भी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आप सेपरेटली दिखा रहे हैं। सर तो हम तो यहां पर प्रूडेंस भैया से शायद कुछ अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना? प्रूडेंस से तो हम अगेंस्ट जा रहे हैं। वी आर नॉट चार्जिंग आवर एसेट, वी आर नॉट चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन अवर एसेट, तो हम तो प्रूडेंस भैया से अगेंस्ट जा रहे हैं? नो, एट द टाइम ऑफ डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, these two accounts should be net of assets की वैल्यू 1 लाख माइनस 19,000, ये जो 81,000 है that should be disclosed outside। और यही मेथड जनरली प्रेफरेबल है एज पर इंडियन अकाउंटिंग IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर बहुत सारी जगहों पर दिस इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। बट अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप लोग इस पर फैमिलियर नहीं हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्योंकि कॉर्पोरेट्स का होगा, 99% आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो बहरहाल मेरा सवाल ये था, व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड? अ मेथड इन विच एनी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज, इररेस्पेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड, we accumulate all the previous year's depreciation in one shell, and that shell is known as accumulated depreciation। पहले लेवल की बात बहुत सारे लोगों के लिए है, पहली बार उन्होंने सुनी होगी, बात समझ में आई है। हम अभी इस पर वर्किंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे इस चीज को, फिगर्स के साथ खेलेंगे, समझेंगे तो मजा आएगा। और फिर अब सवाल दूसरा यह है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? बैंड ग्रुप इज स्टिल बैंड, एनीवन एल्स? प्लीज अलीजा। व्हेन वी कीप असाइड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा आगे कुछ, यू आर स्पेलिंग करेक्ट, थोड़ा सा आगे बताइए कुछ। जिस बार मैंने, अब सपोज मेरा एसेट जो है 81,000 पर दिख रहा है, अब इस साल मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो मैं कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाऊं? 10% ही है मेरी वैल्यू डेप्रिसिएशन की। कोई और प्लीज। मैंने ओरिजिनल एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया 10,000 रुपए, 10% बीइंग नेट वैल्यू आ गई 90,000। उस पर दूसरे साल फिर से मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया 10% का, वैल्यू कितनी आ गई डेप्रिसिएशन की? 9,000। 90,000 में से 9,000 घटा दिया, कितना हो गया? 81,000। अब 81,000 पर अब मैं डेप्रिसिएशन लगाना चाहता हूं, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट? प्लीज बैंड ग्रुप में से कोई, हाँ प्लीज बताइए, आप बताइए। अमाउंट बताइए, अमाउंट एटलीस्ट कुछ नहीं, अमाउंट बताइए मुझे। 80-100 एग्जैक्टली यार, और क्या। तो आप जो बात बोल रही थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस साल का 8,100 रुपए है, लेकिन इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बाद व्हाट इज माय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट? 19,000 plus 8,100, that comes out to 27,100। फर्क करिए, एक्यूमुलेशन क्या है? एक ऐसी बकेट जिसमें आज तक के सारे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, एंड दैट बकेट इज शोइंग मी द डेप्रिसिएशन फॉर एवरी प्रीवियस ईयर। बट व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? जो इस साल उसमें डाला गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा जहां पर आप लोगों ने आज तक जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सब चीजें उसमें आपको नजर आएंगी।
फिर मैं स्विच करूंगा वहां से इन मेथड्स की तरफ। अच्छा हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बुक वैल्यू? ये बॉक वैल्यू हो गया कुछ, सॉरी। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होती है? हाँ वजीहा। एंड व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? मैं अगर ये कहूं मैंने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 का, कितनी वैल्यू रह गई? 90,000। फिर 90,000 में से मैंने 9,000 का फिर से डेप्रिसिएशन हटाया, तो अब कितनी वैल्यू रह गई? 81,000। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑन द लास्ट डेट ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर? हाथ उठाइएगा आंसर किसी को पता हो तो। अलाफिया 81,000। तो ये तो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है ना। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस एसेट? 1 लाख। बुक वैल्यू वो वैल्यू जो बुक्स में आज लिखी जा रही हैं, आज कितनी वैल्यू पर उस एसेट को दिखाया जा रहा है, दैट इज द बुक वैल्यू। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट? एब्सोल्युटली, क्योंकि साल के शुरुआत में मैंने उसको 1 लाख रुपए का खरीदा था, आज वो 81,000 की है। क्या, सवाल सुनना ध्यान से, क्या जिस दिन मैंने एसेट खरीदा उस दिन की ओरिजिनल कॉस्ट उस दिन की बुक वैल्यू के बराबर होगी? यस और नो? एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि उस पर कोई अभी तक डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाया गया है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए? डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन सबसे। चलो जी, अब बात करते हैं हम। यहां पर है मेरे पास एक मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मैं प्रथाओं वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं जो आप लोगों के जहनो गुमान में बसा हुआ है कि डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड टू द एसेट। सही है जी, डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज टू द एसेट। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक एसेट खरीदा है 40,000 रुपए का, सही है, साल की शुरुआत में खरीदा है। अब मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन फ्लैट लगाया जा रहा है 40,000 रुपए का एसएलएम मेथड पर। तो डेप्रिसिएशन यहां लिख दूं, टू डेप्रिसिएशन 40,000, कहां लिखूं? क्रेडिट साइड। एक बात हमेशा याद रखना, बीइंग एसेट इट इज कैरिंग अ डेबिट बैलेंस, और वो हमेशा घटाया जाएगा फ्रॉम द क्रेडिट साइड। तो मैंने यहां पर लिखा बाय डेप्रिसिएशन 40,000। ठीक है जी। व्हाट इज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर? 3,60,000। ये आ गई यहां पर बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3,60,000। सर ये जब डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में क्यों लिखा जा रहा है? कोई कंफ्यूजन है किसी को इस बारे में? जब ये सर डेबिट बैलेंस कैरी कर रहा है तो ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखा जा रहा है? तो यहां पे लिखना चाहिए था ना टू बैलेंस कैरी डाउन। वही बैलेंस मेथड, वेइंग मशीन। जिस जगह भार ज्यादा है, इस जगह इसको मैनेज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड भार रखना पड़ेगा। तो एज टू नो कि वो साइड कितनी ज्यादा भारी है, सही है ना, वो हमने पता लगाया कि 3,60,000 से ज्यादा भारी है। ये बैलेंस उठ के यहां पर आया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सही है। मैंने एक और मशीनरी खरीदी है, आप लोगों को थोड़ा सा असेसमेंट करना है अभी। मैंने एक और मशीनरी खरीदी है, डेट आप ध्यान दीजिए जो अभी आने वाली है। फिर आप लोग मुझे इस साल का डेप्रिसिएशन बताइएगा 10% एसएलएम बेसिस पर, ठीक है। टू बैंक 5 लाख। अब मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताइए। %10 SLM basis. What is the total depreciation to be recorded in the next year? हाँ जी बेटा, 24,000, 90,000, 61,000,
SLM बेसिस, हाँ टोटल, मैं टोटल का पूछ रहा हूं। 48,500, आगे कितना? 65,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई गॉट जस्ट ओनली वन आंसर, टू आंसर। कहां है सब लोगों का दिमाग? बाकी लोग तो सोचना भी नहीं चाह रहे शायद। अरे भैया एक बात बतलाओ मुझको, SLM मेथड पर अगले साल इस मशीनरी पर सेम ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा जो 40,000 पहले लगा था, वही अब लगेगा। लेकिन क्या इस पर 10% जो 90,000 मैम ने बोला था पूरा लगा दूं? क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वो अक्टूबर में परचेस करी है। अक्टूबर 5 मंथ्स, तो यानी कि क्या मतलब हुआ? 50,000 का आधा कितना हो गया? ऐसा करते क्या तुम लोग? क्या बच्चा लोग क्या करते तुम? तो इसका मतलब क्या होगा है, यहां पर 40,000 तो वही वाला और 50,000 प्लस 2, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस कैरी डाउन है दैट इज 7,95,000। जो मशीनरी M1 थी 3,60,000 उसकी बुक वैल्यू आई थी, उस पर फर्दर डेप्रिसिएशन लगाया 40,000 का, तो उसकी वैल्यू आज है 3,20,000। और जो मशीनरी मैंने इस साल खरीदी है 5 लाख रुपए की, उस पर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया है 25,000 रुपए का, तो आज उसकी वैल्यू है 4,75,000। फिगरिंग आउट दीज टू फिगर्स इन वन शेल 7,95,000, वो ही मेरा बैलेंस कैरी डाउन है। ठीक है, व्हाट इज दिस 7,95,000? बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, तो यही अमाउंट यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। सही है जी, कितना आसान चल रहा है ना सब कुछ, कितना सूदिंग सा, बहुत मजा आ रहा है। सब कुछ एक ही जगह पर, सब भसड़ चल रही है, लगातार एक ही जगह पर चल रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब देखो और मजा आएगा। मैंने ना इस वाली मशीनरी को, जो ये M1 थी, इसको मैंने बेच दिया। अब बेचा कब है वो आप ध्यान रखो, डेट का। सही है, उस पर डेप्रिसिएशन बताना मुझको कितना होता है इस साल का। What is the total depreciation to be recorded? टोटल, हाँ हाँ, इस पीरियड का टोटल सारी मशीनरी पर कितना होता है? $70,000। ठीक है, अब मेरा सवाल आप लोगों ने, इस बात पर आप लोगों ने क्या ध्यान दिया कि ये जो मैंने मशीनरी बेची है इसकी आज बुक वैल्यू क्या थी? वो तो ओपनिंग डे पर थी 3,20,000 M1 की, तो ओपनिंग डे पर थी। ओपनिंग डे पर आपने उसी दिन बेच दिया क्या इसको? कब बेचा आपने? जब उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 20,000 रुपए का फर्दर, और तो उसकी वैल्यू, उस मशीनरी की वैल्यू, बुक वैल्यू क्या थी? 3 लाख पर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो प्लीज हाथ उठाइएगा। हाँ है। साल की शुरुआत में M1 की बुक वैल्यू क्या थी? 3,20,000 इज गुड। समझ में आ गई 3,20,000 कैसे निकाला है? जिस दिन मैंने उसको बेचा उस दिन तक कोई डेप्रिसिएशन लगा था उस पर? कितना लगा था? 20,000। जिस दिन मैंने उस मशीनरी को बेचा उस दिन उसकी बुक वैल्यू क्या थी? 3 लाख। समझ में आ गई बात? मैंने बेचा कितने का? 3,50,000 में। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे लिखे रहते हैं 3,50,000।
गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो पहले तो मैंने डेप्रिसिएशन लिखा, अब उसकी 3 लाख की वैल्यू लिख ली मैंने। अब उसके बाद मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाया कि M1 की वैल्यू क्या आ रही थी। सही है जी। अब यहां से मैंने डेप्रिसिएशन, ये वाली बातें मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000। अब आप ये देखिए कि M2 की तो कोई बिक्री नहीं हुई ना इस बार, तो M2 पर कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं? पूरा 50,000 लगा दिया, पूरा 50,000। सही है। अब इस वक्त यहां पर जब मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया, सोच के देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, ये थोड़ा सा क्रूशल मैटर है। 99.999999% बच्चे ये भूलने वाले हैं, पक्की बात बोल रहा हूं मैं, ये लिखेंगे ही नहीं ये लोग बच्चे। अब उसके बाद वो बैलेंस करना चाहेंगे मशीनरी अकाउंट को। मान लो ये नहीं है लिखा हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाली है जरा करके देखना। कैसे भी कर लो, मोबाइल पर कर लो, कोई बात। बैलेंसिंग फिगर कहीं पे भी आप पता करो यार। 3,75,000। अब एक मिनट के लिए यहां पर जब आप 3,75,000 लिखने जा रहे होगे उस वक्त सोचना कि मेरे पास एक मशीनरी बची हुई है जो मैंने खरीदी थी यहां पर, जिसकी पिछले साल वैल्यू थी 4,75,000। इस साल मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 50,000 रुपए का, और इस मशीनरी में, इस अकाउंट में अब सिर्फ और सिर्फ यही M2 मशीनरी खड़ी हुई है, और मैं जान रहा हूं कि इसकी वैल्यू 4,25,000 है। मेरा मशीनरी अकाउंट 4,25,000 क्यों नहीं आ रहा? ये क्लू जो है ना, ये आप लोग को ट्रिगर करेगा कि तुमने कुछ गलती करी है यहां पर। देखो, मैं हमेशा ही बात कहता हूं, अकाउंटिंग ना 2 + 2 लगता है 4 होंगे, नहीं सर 3.25 होंगे, नहीं सर 4.25 होंगे, नहीं सर 4.5 होंगे, ये कंफ्यूजन है ही नहीं। 2 + 2 मतलब 4 है, तो बस बात खत्म है यहां पर। और जब ऐसे श्योर शॉर्ट फिगर्स हम कंक्लूड कर सकते हैं ना, तो हमें क्रॉस चेकिंग आनी चाहिए। तो ये एक मेथड है क्रॉस चेकिंग का। जब आप लोग यहां पे 375 लिखने जा रहे हो, तब आप समझ लो कि मैं यहां पर 375 नहीं लिख सकता। इसका मतलब यह होता है कि बैलेंस करीड डाउन 4,25,000 ही आएगा, और अब आप इसके साथ करके देखो तो 4,25,000 खड़ा हुआ होगा यहां पर। मेरी बात पहुंच रही है उधर पीछे वाले ग्रुप को? हाँ, समझ में आ गई है बात? कुछ क्वेश्चन हो पूछिए प्लीज। नहीं, 50,000 है डायरेक्ट, 50%, 10% ऑफ बुक वैल्यू, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। आप सुनो मेरी बात, 5 लाख पर 10% फ्लैट हर साल लगता रहेगा, लेकिन पिछले वाले साल में क्योंकि वो आधे ही साल इस्तेमाल हुई थी तो वो 25,000 था। इस साल 5 लाख पर सीधा 10%। ऐसा नहीं तो लगा है मशीन 1 पर भी। मशीन 1 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था बताइए? आधे साल इस्तेमाल करी तो 20,000। मशीन 2 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था? आधे साल इस्तेमाल हुई तो? WDV कहां लगा है? अगर WDV लगा होता तो मैं इस वैल्यू का 10% लगाता ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, पीछे इधर पूछ लो यार, दिक्कत हो जाएगी आगे बढ़ना बहुत। अब यहां पर मैं 2 बैलेंस कैरी डाउन कर रहा हूं 425,000। इसका डेप्रिसिएशन कितना लगाऊं अब? 50,000 लगा दिया। 50,000 तो क्लोजिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3,75,000 हो गया। ये नॉर्मल अकाउंटिंग मेथोलॉजीज हैं जो नॉर्मली हम लोग किया करते थे।
बट इंस्टीट्यूट को, बोर्ड को तो भैया मजा आता है बच्चों को परेशान करने में। उनको चाहिए कि नहीं भैया बच्चों को तो सही वाली बात बतलाओ, तो उन्होंने कहा ये वाला मेथड हम आपको नहीं सिखवाना चाहते। इसका रिवीजन मैंने इसलिए कराया क्योंकि आप लोगों को पता हो कि हाँ यार जो हमने चीजें पहले पढ़ी थी वो यही थी। अभी उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को मशीनरी अकाउंट बनाना है एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और अगर कभी एसेट बेचा जाएगा तो उसके लिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। सही है? फिर से शुरू करते हैं। हमने मशीनरी साल की शुरुआत में खरीदी, कहां लिखूं? मशीनरी अकाउंट टू बैंक 4 लाख रुपए लिख दिया। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है साहब मुझे 40,000 रुपए का, कहां चार्ज करूं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जाकर लिखूंगा, नॉट इन मशीनरी अकाउंट, इधर जाके लिखूंगा यहां पर बाय डेप्रिसिएशन 40,000। सही है साहब? तो इसकी वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो गई और इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो गई? अगर चेक करना चाहो तो यहां पर भी वही बात वही है, लेकिन अब दो अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ मेरा मशीनरी अकाउंट शो कर रहा है 4 लाख पर। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में उसकी बुक वैल्यू 4 लाख है, लेकिन हाँ मुझे ये पता चल रहा है मेरा एसेट जो है मैंने सदियों पहले 4 लाख रुपयों का खरीदा था। हाँ उसकी बुक वैल्यू क्या है, नेट ऑफ कर लीजिए यहां से 40,000 तो पता चल जाएगा वो 3,60,000 होता है। ये बात ठीक है भाई? अब सुनो, वही काम फिर से, एक नया एसेट खरीदा। कब खरीदा था? 1 अक्टूबर को खरीदा था। सही है साहब? यहां पर 1 अक्टूबर को खरीद लिया 5 लाख रुपए का एसेट। डेप्रिसिएशन फिर लगना है, कैसे लगे? कहां लगाना है डेप्रिसिएशन? टू डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। M1 पर 40,000 और M2 पर 25,000, 65,000 हो गया। यही किया था। आज तक डेप्रिसिएशन के जखीरे में टोटल एक्यूमुलेटेड फिगर कितनी है? 1,05,000। सही है भैया? तो हमने जाकर ये सारी फिगर लिख दी 1,05,000 की। लेकिन 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 हमारा एसेट अब कितनी कॉस्ट पर दिख रहा है? यहां पर कितनी होनी चाहिए? 9 लाख। ये आ गई 9 लाख यहां पर। ठीक है, अब ये बताओ व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ माय मशीनरी अकाउंट? 7,95,000। शायद इससे पहले भी शायद यही आ रही थी वैल्यू 7,95,000, लेकिन वो वहां पर हमें नेट पता चल रही थी, यहां पर हमें नेट नहीं पता चल रही है। हमें काम करना पड़ रहा है, 9 लाख में से 1,05,000 माइनस करने पड़ रहे हैं, तब जाके हमें 7,95,000 पता चल रही है। ओके जी, ये हो गया। अब क्या हुआ था इस बार? मशीनरी बेच दी गई थी। कौन सी मशीनरी बेची गई थी? फर्स्ट वाली। अब ये बताओ, ये मुझे पता कैसे चलेगा? चलो ये तो पता है कि मेरे ओरिजिनली मशीनरी जिसकी वैल्यू 4 लाख रुपए थी वो मैंने बेची है। तो मैंने यहां पर क्या किया, जो मशीनरी मैंने 4 लाख रुपए की खरीदी थी उसका डेप्रिसिएशन उस डेट तक का, ये डेट गलत है यहां पर लिखी हुई, उसका डेप्रिसिएशन 20,000 आया था। सही है साहब? अब सवाल ये होता है कि मुझे उस एसेट की वैल्यू लिखनी है, ओरिजिनल वैल्यू जिस पर मैंने उसको खरीदा था। अभी तो बड़ा आसान है, पता है हमें सिर्फ 2 ही मशीनरीज हैं। सोच के देखो, जब भरपूर मशीनरीज के लिस्ट बनी हुई होगी तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए
अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बात बतलाई जाएगी, ध्यान से सुनना। एक मशीनरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए थी, ठीक है, उस पर आज तक डेप्रीसिएशन इतना लगा दिया गया था, बेची गई इस वैल्यू पर। यह बात बतलानी अब क्वेश्चन की जिम्मेदारी हो गई आप लोगों के लिए। लेकिन परखने वाले जो लोग होंगे ना, वही समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, वरना लोग बौरा जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? देखो ध्यान से, क्योंकि हमें अब इस एसेट में से उस बहरूपीय को बाहर निकालकर फेंकना है जो आज हमारे साथ अब नहीं रहता। वो कौन है? M1। तो हमें 4 लाख रुपए यहां से बाहर निकालने हैं, और इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी उस एसेट का डेप्रिसिएशन छुपा बैठा है, उसको भी बाहर निकालकर फेंकना है। नहीं यार प्लीज, यॉर्निंग नहीं यार प्लीज, फील कनेक्टेड। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्राई नॉट टू डू इट अगेन। मैंने क्या कहा? एक एसेट है, एसेट की वैल्यू डेबिट और क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एक बना बैठा है यहां पर, उसको मुझे निकालकर फेंकना है। निकालकर फेंकना है, कैसे निकालूंगा? डेबिट करके, क्रेडिट करके। ठीक हो गई बात। एक दूसरा अकाउंट और है जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? क्रेडिट अकाउंट या डेबिट अकाउंट? क्रेडिट अकाउंट। इसमें एक ऐसा वैल्यू है जो M1 से रिलेटेड है। अब बताओ क्या करें? डेबिट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,20,000 रुपए था, कितना था? 1 लाख रुपीस था शायद, आई थिंक। पहले साल का डेप्रिसिएशन M1 का कितना था? 40। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 40 था। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन 20 था। तो 40 और 40 80, 80 और 20 1 लाख। यानी कि इस M1 पर आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन है वो इसमें कितना बैठा हुआ है? 1 लाख। तो मुझे उस बहरूपीय को यहां से बाहर निकालना है बाय डेबिटिंग इट, और एसेट से बाहर निकालना है बाय क्रेडिटिंग इट। समझ में आ गई बात? तो मुझे वैल्यू एसेट की कितनी बाहर निकालनी है? 4 लाख। और डेप्रिसिएशन की कितनी वैल्यू बाहर निकालनी है? 1 लाख। तो मैंने यहां से बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेज दिया उसका कि भैया तुम अब जाकर वहां पर बैठो, तुमसे हिसाब किताब की बात बाद में होगी। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मैंने भेजा 4 लाख, और यहां पर भी मैंने उसको कहा 1 लाख रुपए तुम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाकर बैठो। अब मुझे बताइए, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट आया है, डेबिट आया है 4 लाख रुपीस का, डेबिट आया है 4 लाख रुपीस का, और क्रेडिट हुआ है 1 लाख रुपीस। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में वैल्यू कितनी है? 3 लाख। लेकिन जब वो मशीनरी बिकी है तो बिकी है 3,50,000 रुपए की। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000। बात समझ में आ गई? इट्स नथिंग बट द डिटेल्ड वर्जन ऑफ दैट अकाउंट इटसेल्फ। कुछ नया नहीं है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। बस इसमें जो वैल्यूज लिखनी है वो थोड़ी सजा सजा कर लिखनी है, संभाल संभाल कर लिखनी है। सही है? एक मिनट रुकिएगा प्लीज। सही है भाई? अभी मैंने इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाकर नहीं दिखाया। सब लोगों को नींद से आने लगी, सर क्वेश्चन करवा दीजिए, बहुत हो गया है, कुछ ज्यादा हो गया आज समझने के लिए, है ना? आई थिंक रिविजन हो रहा होगा या नया सीख रहे हैं? कुछ नया सीख रहे हैं? चलो बहरहाल आप लोगों को अल्फाज समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूं कि किसी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 है और उसकी बुक वैल्यू 14,000 है, तो व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दैट स्पेसिफिक एसेट? ठीक है जी? किस किस को ये बात समझ में नहीं? हाथ उठाइए प्लीज। ये बात प्रॉब्लम कर देगी बाद में फिर, वरना हाथ उठाइएगा। कोई नहीं है? चलो जी,
तो मैं अब इन सब चीजों से आपको आगे लेके चला जाता हूं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 14,000 was sold for 18,000. Is there any gain or loss on sale of machinery? वो 4,000 का लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। पक्की बात? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दूं? सही है। वो गेन ऑन मशीनरी कहां होगा? ठीक है, ऐसे डिस्पोजल में, लेकिन कहीं रिकॉर्ड किया गया होगा? कहां होगा? अरे सोच के बोलो यार, जल्दी। क्रेडिट साइड में पीनल अकाउंट में बैठा हुआ है। इज्जतदार है, बगैरत है? बगैरत है, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। अब ये सोचो, इसने आपको ये नहीं बताया कि गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है या नहीं है, वो तुम सोचो। इसने ये भी नहीं बताया कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैठा हुआ है। ये तुम समझो कि गेन है या लॉस, ये तुम समझो कि वो पीनल में है या पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर है या एडजस्टमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में है, हमें नहीं मालूम इस बारे में, तो तुम समझो। बच्चे ये बात समझ नहीं पाते और फिर कहते हैं कि कैश फ्लो डिफिकल्ट है। आप लोगों को जो साइलेंट वाली चीजें, चाबियां लग रही है ना खटाखट, ये चीज ऐसी है तो ये यहां होगी, ये चीज ऐसी है तो ये यहां होगी, अगर आप इसको एस्टिमेट कर पा रहे हो प्रॉपरली, नाउ आई कैन से दैट कि आपको कैश फ्लो समझ में आने लगा है। हमें ऐसे एडजस्टमेंट्स बार बार करते रहने हैं और उन बार बार के करते रहने से ये वाले एडजस्टमेंट्स जो बच्चे रटते हैं, मुझे बड़ा फख्र है आप लोगों पर अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने इसको खुद बताया है। अमंग्स यू ऑल, बहुत सारे बच्चों ने खैर सोच रहे थे कि वो क्या होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया उसका। मेरा सवाल दूसरा है, व्हाट इफ आई से दैट कि वो मशीनरी 10,000 रुपीज की, 12,000 रुपीज की बेची गई थी, तो उस लॉस को हमने कहां रिकॉर्ड किया होगा? पीएनएल में, डेबिट साइड में। अब आप सोच के ये देखो मेरा बच्चा, अगर वो डेबिट साइड में है, डेफिनेटली आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में उसको ऐड कर रहे हो और गेन को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही का तसव्वुर ना करो, इमेजिनेशन ना करो, और अब सोच के बताओ कि क्या ऐड होना है और क्या लेस होना है, आप लोग 2 मिनट को कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपको ये मालूम है कि ये गेन है ना तो मैंने इधर लिखना है, ये लॉस है ना ये इधर लिखना है, बस। अब मुझे नीचे से चलना है, यहां से चलना है और यूं आना है इधर को। इसका मतलब यहां से मुझे प्लस करना है, जैसे ही खानदान बदलूंगा माइनस होते चले जाना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस इधर वाली चीजों को प्लस करते जाओ, इधर वाली चीजों को माइनस करते चले जाओ, खुद ब खुद आप लोग समझते चले जाओगे। एक वक्त मुझे अब ऐसा लेकर आना है जहां पर आपको बिना पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और ये सब काम आपका इमेजिनेशन कर रहा होगा। आप लोग मेरी बात पहुंच पा रहे हैं आप लोगों के ब्रेन में? चलो जी, अब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को यहीं सॉल्व कराने के लिए कह रहा हूं। हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे, प्लीज लाइट जला दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या है साहब? सबसे पहला काम क्या है? नेट प्रॉफिट। क्या करें? ये दोनों फिगर्स को अलग अलग लिख लें। कहां लिखें जाकर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये तो सर जाहिर सी बात है क्लोजिंग होगी, ये ओपनिंग होगी, क्योंकि पहले तो नेट अमाउंट दिया हुआ होता है, बाद में पुराना अमाउंट दिया हुआ होता है। ऐसी तो होता है ना, 2023 ये होता है, 2022 ये होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप लोगों का दिमाग इस पर लॉक हो चुका है कि पहले फिगर्स 2023 की होंगी, बाद में फिगर्स 2022 के। आंखें बंद करके फिगर्स मत कॉपी करना, बी वेरी केयरफुल ऑन इट प्लीज। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया?
तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर कहां लिखना है जी? यहां लिख लें? कहां लिखें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बैलेंसेस? यहां लिखें, यहां लिखें? लिख लिए साहब। और बताइए अब क्या करना है नेक्स्ट? जनरल रिजर्व में कम हो गया बैलेंस, बढ़ गया? बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो कहां लिखेंगे? जनरल रिजर्व में 5000 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इसका ओपनिंग बैलेंस और इसका ही क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस सर कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है, ये बगैरत जो है आप लोग को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की फिगर्स बता रहा है। देख रहे हो? नाम देख रहे हो कैसे बता रहा है? लिखना चाहिए था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन प्रोविजन तो सर नॉमिनल अकाउंट है, वो तो उसी साल खत्म होके उसी साल शुरू होके उसी साल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स बता रहा है। मतलब यह है कि वो इस बार की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर्स बता रहा है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप लोग फर्क नहीं कर पाते कि प्रोविजन एक्चुअल में फिर किसे कहते हैं, लेकिन प्रोविजन की ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स हैं, का मतलब यह है कि वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर्स हैं। सही है जी? तो हमें क्या करना है? हमें एक ऐसे अकाउंट बनाने हैं 3 अलग अलग, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। प्लीज आप लोग की नोटबुक्स में लिखिएगा, प्लीज लिखिएगा। 2-2, 3-3 लाइन के ही बना लीजिए, बस ज्यादा डिटेल्स आनी नहीं है उसमें। बन गया भाई अकाउंट्स? 3 अकाउंट्स रेडी हैं आप लोगों के पास। अब ये हमसे कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की ओपनिंग फिगर है 30,000 और क्लोजिंग फिगर है 35,000। कैसे लिखेंगे उसको? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और बाय बैलेंस कैरीड डाउन 35,000। शाबाश, ध्यान रखना प्लीज, इन बातों पे गलतियां नहीं करना प्लीज। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और टू बैलेंस कैरीड डाउन 35,000। कितना हो गया? हो गया ना इतना? ओके जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बीइंग अ करंट एसेट, अगर ये बढ़ रहा है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट एसेट होता है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार आप लोगों को चौंकाता हूं ताकि आप लोग समझ सको कि ऐसे मूवमेंट्स पर गलती नहीं करनी है, और एक छोटी सी गलती ना आपका डिजास्टर्स रिजल्ट देके जाएगी। तो क्या करना है साहब? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, ये पहले है ना, ये पहले है, ये बाद में है। ऐसी तो चेक करते हैं। मैं बोल रहा था ना पहले, वो हमारा साइलेंट एस्टिमेशन लगना शुरू हो जाता है कि यहां वाली फिगर से इसको माइनस करना है। ऐसा नहीं करना, ये माइनस दिस, तो क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट हो रहा है। करंट लायबिलिटीज गिर रही हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल हमारी कम हो रही है। कहां लिखेंगे साहब? डिक्रीज में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000। ओके, नेक्स्ट क्या है? गुडविल। ये गुडविल ने जान ले रखी है बहुत बुरी। क्या करें गुडविल के लिए? पीएनएल, पीएनएल अकाउंट या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पीएनएल अकाउंट। तो मैंने यहां मैं आया और यहां पर आने के बाद गुडविल रिटन ऑफ और अमोर्टाइज्ड 10,000 लिख दिया मैंने वहां पर। ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्डी डेटर्स, आप मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ है ना?
ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या हुआ है खुशबू बेटा? बढ़े हैं, 35,000 से 40,000 हो गए हैं, 40,000 से 35,000 हुए हैं, मतलब कम हुए हैं। करंट एसेट्स कम हुए हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। तो मैंने यहां पर जाके लिखा ट्रेड रिसीवेबल्स 5,000। सही है, सारी बातें हमने सजा ली हैं अलग अलग जगहों पर भी। ओके जी, मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 having a book value of 14,000 was sold for 18,000। अब सर मशीनरी का तो अकाउंट ही नहीं दे रखा, पता ही नहीं, आपने मशीनरी का अकाउंट बनवाया क्यों? लेकिन बाकी चीजें नहीं पता ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ वही अकाउंट होगा उसमें, बाकी और चीजें भी होंगी कुछ ना कुछ उसमें। अब क्या करें, क्या करें? तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग में पता ही नहीं है। 14,000 कैसे हो गई उसकी? आप एसेट अकाउंट अंडर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रही हैं या एसेट अकाउंट अंडर कॉस्ट बना रही हैं? डेप्रिसिएशन उसी में चार्ज कर रही हैं आप, अलग बना रही है ना। तो सर हमें तो पता ही नहीं है, क्या करें फिर हम? तो मैंने ये अज्यूम किया कि इस कंपनी में इस मशीनरी के अलावा कोई और मशीनरी नहीं थी जिसका ओपनिंग बैलेंस 20,000 था। कोई दिक्कत तो नहीं साहब? उस मशीनरी को मैंने बेच दिया तो इसलिए बैलेंस कैरी डाउन 0 हो गया। गलत है ये बात? सही चल रही है? इस मशीनरी को मैंने बेचा है, जाहिर सी बात है इस अकाउंट को मैंने खाली करने के लिए यहां से कुछ बाहर निकाला होगा। किसमें भेजा होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो मैंने ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 20,000 यहां से बाहर निकाला और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मैंने लिखा टू मशीनरी 20,000। ये बात समझ में आ गई? पहले इतना करिए पहले अभी आप, और चाहे आप फिगर्स, चाहे ऐसे आप मार्क्स लगा दीजिएगा कि ये यहां से फिगर आई, सॉरी ये यहां से फिगर आई है ओके, ऐसे एरोज बना दीजिएगा ताकि कल को आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। ये वाला 20,000 यहां पहुंचा है, ठीक है बात? अब मुझे एक बात बताएं, क्वेश्चन में मुझे ये बताया गया था कि उसकी बुक वैल्यू 14,000 है। प्लीज आई एम नॉट अलाउइंग ऑल दिस, प्लीज मत किया कीजिए। उसकी बुक वैल्यू 14,000 है, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन कितना था? 14,000? 6,000 कैसे निकाल लिया? कहता तो कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, कैसे निकाला 6,000? 20 माइनस 14। सर जब बुक वैल्यू मुझे पता है तो क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्टली ऐसे ही निकाल सकते थे हम, है ना? ऐसा हो सकता था ना? तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बताता हूं जो आप लोग की सही बात है, फिर बाद में आपको मैं वो बताऊंगा जो आप लोग सोचेंगे अगर गलत तो क्या इंपैक्ट आएगा उसका। फिलहाल के लिए मुझे ये मालूम है कि जो मशीनरी मैंने बेची है उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो है 6,000 था। तो मैंने यहां से निकालना है टू बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डेप्रिसिएशन को डेबिट करके टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट 6,000, और वही मैंने वैल्यू यहां लिखी है 6,000 की। यहां से उठ के वो वैल्यू यहां आ गई है। एक ऐसी एंट्री मैंने पास करी जिससे ये वाला अकाउंट यहां से कम होकर ये वाला अमाउंट यहां पर आ गया है। इसके लिए भी एरो दे दीजिएगा प्लीज, ये यहां से यहां को। ठीक हो कोई बात यहां तक? सर एक बात बताइए कि एसेट के अंदर अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट के अंदर, सॉरी, तो बैलेंस कैरी हो गया क्या? बैलेंस टैली हो रहा है क्या?
बैलेंस टैली हो रहा है कुछ, तो बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं है। ये क्योंकि हमारा अजम्पशन है कि ओपनिंग कुछ है नहीं, लेकिन एक्चुअल में कुछ ना कुछ होगा। हमें क्योंकि वैल्यूज ही नहीं दी गई, इसलिए हमें पता नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यूज हमें दे दी गई, इसलिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना पा रहे हैं, लेकिन हमें मशीनरी की ओपनिंग वैल्यूज नहीं दी गई। सही है बात यहां तक? अब मेरी बात आगे की सुनो प्लीज। क्या ये अकाउंट टैली हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? दूसरी तो कोई मशीनरी है ही नहीं, अभी बता रही हमें। वो मशीनरी बेची किस दिन गई? जो बेची है ये वाली किस दिन बेची गई? नहीं पता। तो ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा? ये 41,000 तो हो गया, ये 30,000 है, 11,000 का क्या है डिफरेंस? ये 11,000 क्या है, मुझे तो बस इतना जानना है। हाँ एक्चुअल में होगी, बिल्कुल सही बात। तो ये 11,000 क्या है? ये है इस साल का डेप्रिसिएशन। नहीं बताया इसने हमें, इसने नहीं बताया हमें। और सोच के देखो, अगर आप आंखें बंद करके ये कहते कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पहले 30,000 था, अब 35,000 हो गया, मतलब सर इस साल हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया होगा कितना? 5,000, लेकिन एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइडेड है? 11,000। अब समझ में आई बात, अकाउंट बनाने की जरूरत। जब भी कभी भी ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खेल आए, सबसे पहला काम बिना किसी कंफ्यूजन के जाकर अकाउंट बनाओ। अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि चीजें आसान है, लेकिन गलती नहीं करना। अकाउंट बनाना 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मार्क्स नहीं छूटेंगे आपके हाथों से। समझ में आ गई मेरी बात? ये थोड़े बारीक नुक्ते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, प्लीज समझिएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज रुक जाइएगा अभी क्लास में, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। समझ में आ गई मेरी बात? बट बी वेरी क्लियर ऑन योर क्वेरीज। ऐसा ना हो कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आया क्या पढ़ाया आपने। ये बहुत ही बेहुदा सवाल होता है। अरे भाई क्या समझ में नहीं आया मुझे वो बताओ, मैं उसका जवाब दूंगा आप लोगों को। मैं ये क्लास रिवाइंड नहीं कर सकता, अगर क्लास रिवाइंड करनी है तो जाकर वीडियो देख लेना सर, इसलिए आज वीडियो बना रहा हूं मैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम लोगों को अकाउंट बनाकर ये पता चला कि साहब यहां पर डेप्रिसिएशन 11,000 रुपीज का इस साल इस डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाला गया होगा। कहां से आया होगा ये डेप्रिसिएशन? पीएनएल अकाउंट में। जैसे ही ये फिगर पता चली, हाथों हाथ में जाकर लिखूंगा डेप्रिसिएशन 11,000। द मोमेंट आई गॉट दिस फिगर ऑफ 11,000, उसी मोमेंट में जाकर पीएनएल अकाउंट में लिखूंगा डेप्रिसिएशन 11,000। समझ में आई बात? कुछ मजा सा आ रहा है, जैसे पजल्स खेलते थे कि वहां से एक फिगर पता चली तो वो उठाया, फिर यहां रखा, फिर यहां की इमेज पता चली तो यहां से कुछ पता चला। ये ऐसा गेम है ये पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे बहुत मजेदार लगता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं आप लोगों तक उस बात को रख पा रहा हूं या नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है इसको करने में। आप लोग एक बार समझ जाओगे ना, आप लोगों को मजा आना शुरू हो जाएगा। ये एक्सट्रीम दर्जे का एडजस्टमेंट है ये वाला। चलें आगे बढ़े। अब क्या करना है साहब? अभी एसेट डिस्पोजल अकाउंट को तो टैली नहीं किया अभी हमने। आ जाओ जी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को टैली करना है। कितने में बेचा था उसको? 18,000 रुपीज में। तो ये 18,000 रुपीज से टैली हो रहा है अकाउंट? ये तो हो गया 24,000। कितना? 4,000। ये 4,000 कहां गया होगा? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। इट्स बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, हम वक्ती तौर पर उसको बनाते हैं। इट्स मर्जिंग एवरीथिंग। डेबिट से डेबिट बैलेंसेस बढ़ रहे हैं, क्रेडिट से क्रेडिट बैलेंसेस बढ़ रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे और डिटेल में, अभी इसमें मत जो लगवाइए।
तो ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कहां पहुंचा साहब? सारे अकाउंट टैली हो गए। जब ये अकाउंट टैली हो गए तो फिर आप इसको टैली कर लेते हैं। क्या होगा बताओ, कितना होगा? इस फिगर को मैं क्या पुकारता हूं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस अभी क्योंकि इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम कुछ नहीं है तो इसी 10,000 को मैं क्या पुकार सकता हूं? एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। फिलहाल मैं इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 बोल रहा हूं, इसी को मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स बोलूंगा। ये फिगर कहां पहुंचेगी फिर? पीएनएल अकाउंट में, यहां पर ये पहुंच गई। और फिर अब निकालो कितना आता है। आप लोग एरो मार्क कर रहे हो ना, यहां से ये वैल्यू यहां पहुंची है, फिर ये ऐसे घूम के यहां से ये आएगी। देखो मैंने एक फ्लो किया है, देखो समझो जरा। ये वैल्यू यहां पहुंची, यहां से घूम के इसके साथ यहां आई और यहां से ये यहां पहुंचेगी। फिर समझे हो? चाहे मार्क कर लो पेंसिल से ऐसे। तो साहब ये कितनी हो गई? 27,000। ये 27,000 कहां पहुंचेगा फिर? ये पहुंच गया सबसे ऊपर यहां पर 27,000। सही है। अब बताओ फिगर फाइनल। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 30,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो गया जी? ये 30,000। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हुआ? 30,000, क्योंकि कोई टैक्सेस वेट की इंफॉर्मेशन हमारे पास थी नहीं। कितना सा शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन कहां कहां को घुमा के लेकर आया, देखो जरा। ये बीइंग इनडायरेक्ट मेथड। अभी आज आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ लोड आ गया, कुछ नई सी चीज पढ़ ली हमने, बट आज से अगले 6-7 दिनों तक हम इन्हीं एडजस्टमेंट्स में डूबते रहेंगे, उठते रहेंगे, डूबते रहेंगे, उठते रहेंगे, और हम एकदम प्रोफेशनल हो जाएंगे फिर। और आज जिन लोगों ने अच्छे जवाब दिए हैं, मैं शाबाशी देना चाहता हूं उन लोगों को कि आप लोगों ने एक्चुअल में सेल्फ प्रिडिक्शन करके अपने बैकग्राउंड्स के साथ आपने उसके आगे की बातों को जो प्रिडिक्ट किया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग प्रिडिक्ट कर पाए कि कौन सी चीज कहां पर आनी चाहिए। अगर आप यही अप्रोचेस रखते रहे तो आप लोग को जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने हैं ना, वो आप लोग आराम से हैंडल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्लास में हर चीज सिखाई नहीं जा सकती। क्लास में चैलेंजेस फेस करने की टेक्निक सिखाई जा सकती हैं, बट हर प्रॉब्लम नहीं सिखाई जा सकती। इट्स अ हार्डशिप। लेकिन आप लोगों को हाँ ये जरूर बताया जा सकता है कि उन हार्डशिप से कैसे डील किया जाएगा। वो दंगल मूवी देखी होगी आपने, वो बाद में दिखाता है कि वो पानी में फेंक देता है उसको, बच्ची को। देखी है मूवी आप लोगों ने? वो जब फेंक देता है तो ये कहता है, बेटा हर वक्त मैं नहीं सिखाऊंगा तेरे को, मैं हर वक्त सिखाने के लिए नहीं होऊंगा, तुझे खुद डिसाइड करना होगा कि अब क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए मेरा। तो मैं आप लोगों को ये सिखा सकता हूं कि आप लोगों को वो चीजें हैंडल कैसे करनी है, बट हर प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं। वो जनरेट होने दीजिए अपने अंदर। और मैं अगर कहूँ ना, इस पूरी अकाउंटिंग को सिखाने का बोर्ड का या इंस्टीट्यूट का या आपके स्कूल्स का यही मकसद है। ये सब चीजें सिखाकर वो आपसे क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाएंगे क्या कोई कॉर्पोरेट्स की? अभी आप लोग अभी बहुत ऊने हो यार। वो आप लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि इन चीजों को हैंडल कैसे करेगा, और बच्चे ना इस मकसद को ही भूल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोग आज काफी हद तक इसको सॉर्ट आउट कर लोगे। घर जाना इलस्ट्रेशन नंबर देख लो, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इलस्ट्रेशन आई थिंक कौन सा है? 32। इलस्ट्रेशन नंबर 32। चाहे इसका आप फोटो ले लो, घर जाओ, इसको खुद से करने की कोशिश करो। कल इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करेंगे, फिर और कॉन्फिडेंस आएगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर अकाउंट्स।